हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र काद्यान। आज मैं डिस्कस करूंगा कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। मेरी पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एटमॉस्फेयर क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और एटमॉस्फेयर का ओरिजिन और इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो एटमॉस्फेयर को हम जान चुके हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर है एक कवर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या एलिमेंट होते हैं। अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर में मेजरली 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स हैं: गैसेज, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स। और अगर डस्ट पार्टिकल्स लिक्विड ड्रॉपलेट्स के साथ अगर मिक्स हो जाते हैं तो इनको एरोसोल्स भी कहा जाता है। तो ये 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एटमॉस्फेयर के। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं, देखते हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले गैसेज की बात करते हैं। जो गैसेज हैं ये एटमॉस्फेयर में कितनी है और कौन कौन सी गैसेज इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर हम उनको जानेंगे। देखिए, अगर हम एटमॉस्फेयर में एक प्योर एंड ड्राई एयर का कॉलम लें, प्योर का मतलब है कि केवल और केवल अगर हम एटमॉस्फेयर में गैसेज को ही काउंट करें तो उस केस में एटमॉस्फेयर में 9 गैसेज ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ वो में ऑब्जर्व की जाती हैं। और ये गैसेज कौन कौन सी हैं, यहाँ पर मैंने इनका ऑर्डर दिया है बाय वॉल्यूम। और ये इम्पोर्टेंट है सोर्सेज की अगर बात करें तो मैंने न्यू एनसीईआरटी से इसको उठाया। तो कौन कौन सी गैसेज कितने कितने परसेंटेज में है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम वो यहाँ पर दिया गया है। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, क्रिप्टोन, ये जो क्रिप्टोन है ये 0.0001% है। इसको एनसीईआरटी में ये 0.001 दिया है, लेकिन अगर आप अदर ऑर्गेनाइजेशन से ये डाटा उठाएंगे तो आपको मिलेगा कि ये थोड़ा सा वेरी कर रहा है, 0.0001%। नियोन 0.002%, हीलियम 0.0005%, हाइड्रोजन 0.00005%, जिनोन 0.00009%। और इनमें से अगर इंपॉर्टेंट गैसेज की बात करें, वैसे तो आपको ये सारी लिस्ट याद हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। इनका प्रोपोर्शन क्या है ये याद हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि एक आध बार आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि कुछ इनमें से 4 या 5 गैसेज उठा लेंगे और उनको इनके जो वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग, परसेंटेज शेयर ऑफ वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए आपको दे दी जाएंगी। पर जो 4 इंपॉर्टेंट गैसेज हैं, फर्स्ट 4 इंपॉर्टेंट गैसेज, वो आपको याद रखनी ही रखनी है। इनका परसेंटेज भी आपको याद रखना है। उसके बाद हीलियम और हाइड्रोजन को भी आप याद रख लेंगे। तो ये आउट ऑफ 6 गैसेज का कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू परसेंटेज इन वॉल्यूम, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। जो वेट है ये तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इनका कंट्रीब्यूशन था। वेट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फर्स्ट 4 का कंट्रीब्यूशन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू वेट। ये भी आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है अकॉर्डिंग टू वेट भी कभी पूछ लिया जाए। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ही परसेंटेज शेयर पूछा जाएगा, संभावना उसी की ज्यादा है। अब जो एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं इनका प्रोपोर्शन, कुछ गैसेज का चेंज होता है, कुछ का चेंज नहीं होता है। तो उसके बेस पर हम गैसेज को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। वन इज कांस्टेंट और परमानेंट और मेजर गैसेज। सेकंड कैटेगरी है वेरिएबल और माइनर गैसेज। तो ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल गैसेज हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है और कौन कौन सी गैसेज को हम कांस्टेंट गैसेज की कैटेगरी में रखते हैं वो देखते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, इन गैसेज को हम कांस्टेंट गैसेज की कैटेगरी में रखते हैं और इनको हम परमानेंट गैसेज में भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में परमानेंटली मिलेंगी, ये लंबे टाइम तक एटमॉस्फेयर में बनी रहती हैं, हमेशा
ये एटमॉस्फेयर में मिलेंगी, इसलिए इनके बारे में हमें थोड़ा जानना चाहिए। तो नाइट्रोजन को कंसिडर करते हैं। पहले नाइट्रोजन की जो डिस्कवरी है ये रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर किया था, और जिस टाइम पर इसको डिस्कवर किया गया तो इसका जो नेम था वो मैफेटिक एयर रखा गया था। इसकी डिस्कवरी कब हुई है ये मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन डिस्कवरी किसने की है और इसका ओल्डर नेम क्या था ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। वैसे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम की बात करें तो इस डिस्कवरी से रिलेटेड पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अगर आप नेट जेआरएफ के एग्जाम्स अगर आप देते हैं तो वहां पर हो सकता है ये पूछ लिया जाए। तो इसको थोड़ा सा जो भी आपकी प्रेफरेंस है, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ध्यान रख लेंगे। जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में इसका कंट्रीब्यूशन बाय वेट एंड वॉल्यूम लार्जेस्ट है, तो ये हमें पता ही है, हम देख चुके हैं। इसकी अगर एक्टिवनेस की बात करें तो नाइट्रोजन इज लेस एक्टिव देन ऑक्सीजन। एक्टिवनेस का मतलब है कि जो नाइट्रोजन है ये कम एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेगी, लेकिन ऑक्सीजन बायोस्फीयर में ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जो नाइट्रोजन है इट इज लेस एक्टिव देन ऑक्सीजन। वैसे तो जो लिविंग बींग्स हैं, पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूं मैं, ये एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन का यूज नहीं करते हैं, पर ये इनडायरेक्टली नाइट्रोजन को थ्रू प्लांट्स हम लोग जो है अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं। और ये जो नाइट्रोजन है ये एसेंशियल पार्ट है एमिनो एसिड्स का। एमिनो एसिड्स प्रोटीन्स की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि किसी लिविंग बीइंग, किसी एनिमल की डेवलपमेंट के लिए जो नाइट्रोजन है ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। किसी भी लिविंग बीइंग की ग्रोथ के लिए जो नाइट्रोजन है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जो नाइट्रोजन है इसके अगर फंक्शन की बात करें तो नाइट्रोजन बर्निंग को कंट्रोल करने में काम आता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का डाइल्यूशन करता है जिससे बर्निंग कंट्रोल होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन एक इंसुलेटर का काम करता है। अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन नहीं है तो इसका मतलब है बर्निंग स्टार्ट होने के बाद उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो नाइट्रोजन एक इंसुलेशन का काम करती है। नेक्स्ट जो गैस है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो डिस्कवरी है ये जोसेफ प्रिस्टली ने किया, और ऑक्सीजन ये काफ़ी एक्टिव गैस है, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में या बायोस्फीयर में जो भी एलिमेंट्स हैं उसके साथ बड़ा रैपिडली रिएक्ट करता है, इसलिए इसको एक्टिव गैस की कैटेगरी में रखा जाता है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनमें एटम अबाउट 70% एटम की जो फॉर्मेशन है वो लिविंग मैटर में ऑक्सीजन की हेल्प से होता है। इसलिए ऑक्सीजन को एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइफ सर्वाइवल के लिए गैस कंसिडर किया गया है। जो ऑक्सीजन है ये कार्बोहाइड्रेट्स, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये फूड या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी इसका यूज होता है। ये एक इम्पोर्टेंट गैस है कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन के लिए भी। जो मोलिकुलर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 टाइप्स की आपको मिलेगी, मोलिकुलर ऑक्सीजन और डिसोसिएटेड ऑक्सीजन। मोलिकुलर ऑक्सीजन का हम कंजप्शन करते हैं, डिसोसिएटेड ऑक्सीजन का कंजप्शन हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो जो मोलिकुलर ऑक्सीजन है इसकी प्रेजेंस की अगर बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में ये 60 किलोमीटर की हाइट तक प्रेजेंट मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे ऊपर के एटमॉस्फेयर में मोलिकुलर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। पर 120 किलोमीटर की हाइट के बाद इसकी जो प्रेजेंस है ये नेग्लिजिबल हो जाती है। इसके बाद मोलिकुलर ऑक्सीजन के बाद डिसोसिएटेड ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन आयंस की फॉर्म में या ऑक्सीजन एलिमेंट्री स्टेट में मिलेगा मोलिकुलर ऑक्सीजन के ऊपर, और ये जो डिसोसिएटेड ऑक्सीजन है ये काफ़ी हायर हाइट तक प्रेजेंट मिलेगी। और डिसोसिएटेड ऑक्सीजन की अगर बात करें तो एक आयनोस्फीयर है जहाँ पर गैसेज आयोनाइज्ड फॉर्म में मिलती हैं।
वहां पर लेयर्स की फॉर्म में भी डिसोसिएटेड ऑक्सीजन मिलेगी। आयनाइजेशन सोलर एनर्जी के कारण गैसेज का हायर एटमॉस्फेयर में होता है, और ये आयोनाइज्ड लेयर एटमॉस्फेयर में कहाँ है, ये मैं जब लेयर्स या स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर को डिस्कस करूंगा तो वहां पर आप लोगों को मेंशन करूंगा। नेक्स्ट गैस है आर्गन। आर्गन गैस को देखिए काफी सोर्सेज में अगर आप पढ़ोगे तो दिया गया कि जो आर्गन गैस है इट वाज द लास्ट टू बी डिस्कवर्ड, पर ऐसा कुछ जगह पर मुझे ये भी मिला है कि जो आर्गन है इसके बाद भी अदर गैसेस की डिस्कवरी हुई है। पर मैं ये कहूंगा कि जो मेजर गैसेज है उसमें आर्गन जो है लास्ट गैस है टू बी डिस्कवर्ड, पर अदर जो ट्रेसेबल गैसेज है उनकी बात करते हैं तो अदर गैसेज की डिस्कवरी बाद में भी हुई है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो मेजर गैसेज है, मेजर गैसेज की कैटेगरी में ये लास्ट गैस है जो डिस्कवर की गई है। कंप्लीटली इनर्ट गैस है आर्गन, इसका मतलब ये किसी दूसरी गैस के साथ या किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती है, ये कलरलेस और ओडरलेस भी है। नेक्स्ट है वेरिएबल गैसेज। वेरिएबल गैसेज कौन सी हैं, जो एटमॉस्फेयर में जिनकी अमाउंट किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने पर वेरी करती है या टाइम के साथ इनके अमाउंट में वेरिएशन मिलता है, तो वो गैसेज जो है वेरिएबल गैसेज हैं। और इसमें आता है वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, नियोन, जिनोन, क्रिप्टोन, मीथेन एटसेट्रा। वाटर वेपर्स को मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा क्योंकि ये एक काफी इंपॉर्टेंट गैस है और इसकी काफी सिग्निफिकेंस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मैं यहाँ पर पहले कंसिडर करता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड जो डिस्कवरी हुई थी गैसेज की स्टार्ट, उनमें फर्स्ट गैस कंसिडर की गई है कि ये डिस्कवर होने वाली फर्स्ट गैस थी 1752 में। ये एक काफी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती हैं, ये वो गैसेज होती हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं, या अगर टेक्निकली कहूं तो ये वो गैसेज है जो 6 माइक्रोमीटर से लेकर 25 माइक्रोमीटर के वेवलेंथ की रेडिएशंस को जो गैसेज एब्जॉर्ब कर सकते हैं उनको ग्रीन हाउस गैसेज की कैटेगरी में रखा गया है। और ग्रीन हाउस गैसेज है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, सीएफसी एटसेट्रा। पर यहाँ पर सीएफसी जो है ये प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में नहीं है, बाकी सभी प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में रखा गया है। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैसेज की कैटेगरी किस टाइप से बनाई जाती हैं, ये इस टाइप से बनती है, जैसे 6 माइक्रोमीटर से लेकर 17 माइक्रोमीटर तक की वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने वाले जो गैसेज हैं वो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज की कैटेगरी में रखा जाता है। इससे बियॉन्ड जो भी गैसेज रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं उनको सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैसेज की कैटेगरी में रखा जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में ये कैसे ऐड हुई है, इसके सोर्सेज की बात कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसके 2 मेजर सोर्सेज हैं, एक नेचुरल है, एक एडिशन थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज है। मतलब नेचुरल सोर्सेज और ह्यूमन एक्टिविटीज। तो नेचुरल सोर्सेज में क्या क्या आएगा, जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो नेचुरल सोर्सेज में आएंगे, जैसे वोल्केनिक इरप्शन जब होगा तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड होगी, अदर गैसेज भी ऐड होते हैं वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पर एटमॉस्फेयर में। जब डेड बॉडीज का डिकम्पोजिशन होता है तो उससे भी कुछ गैसेज रिलीज होती हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग बींग्स हैं उनमें जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज की जाती है। जो कार्बोनेट रॉक्स होते हैं इनका जब वेदरिंग होता है, वेदरिंग का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स, वेदरिंग के प्रोसेस में कार्बोनेट रॉक्स के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड एडिशन को कंट्रीब्यूट करेगा। जिस टाइम पर अर्थक्वेक आता है तो उस टाइम पर कुछ फॉल्ट्स की डेवलपमेंट होती है, या जो फॉल्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनमें मूवमेंट होती है, तो उस फॉल्ट्स की डेवलपमेंट और मूवमेंट के कारण कुछ गैसेज रिलीज होती हैं
जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो अर्थक्वेक के टाइम भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। फोल्ड्स मैंने यहाँ पर यूज किया टर्म, तो फोल्ड्स का मतलब क्या होता है, जब एक रॉक, जैसे ये कोई रॉक है, एक स्ट्रेट लाइन में अगर इसकी ब्रेकिंग होती है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक सेपरेट जोन डेवलप होती है, तो उसको फोल्ट बोला जाता है। फॉरेस्ट फायर्स भी, एक नेचुरल फॉरेस्ट फायर जो होगा वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में ऐड कर सकता है। ये वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पर कुछ फॉरेस्ट फायर्स हो सकते हैं, इसलिए फॉरेस्ट फायर्स को भी हम नेचुरल एक्टिविटीज में, नेचुरल सोर्सेज में इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड जो सोर्स है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज, और ह्यूमन एक्टिविटीज में बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी है, जिससे ज्यादा लार्जर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो रहा है एटमॉस्फेयर में। फॉरेस्ट फायर्स, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जब फॉरेस्ट फायर होता है तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जब सीमेंट की प्रोडक्शन होती है तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, या कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो सकती हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड होता है। बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स हैं, कोई इनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ मैंने रिसेंट डाटा उठाया जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, मेजर जो एडिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड फ्रॉम द सीमेंट इंडस्ट्री है। अगर इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो कोल है उससे 40% एडिशन है, जितना ह्यूमन एक्टिविटीज से एडिशन हो रहा है उसमें 40% कोल का कंट्रीब्यूशन है। 32% कंट्रीब्यूशन ऑयल की बर्निंग से है, 21% कंट्रीब्यूशन गैसेस से है, और 5% कंट्रीब्यूशन है जो सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं उनसे है। तो ये 22 का डाटा है, और आपको इसका थोड़ा सा आइडिया रखना है कि कोल से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ये आपको ध्यान देना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनमें हम कोल की बर्निंग करते हैं, कोल का यूज करते हैं मेजरली। और क्योंकि कोल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पर बताया भी है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, जो हाईएस्ट कार्बन एमिशन है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के थ्रू, जो भी ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है उसके थ्रू ऐड हो रहा है एटमॉस्फेयर में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए या आपको कभी स्टेटमेंट मिले कि थर्मल पावर प्लांट्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ कार्बन एमिशन इन द एटमॉस्फेयर, तो आपको यस करना है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका एटमॉस्फेयर में इंक्रीज किस फेज से हुआ है उस पर बात करेंगे। देखिए, प्री इंडस्ट्रियल टाइम, अगर प्री इंडस्ट्रियल टाइम की बात करें तो 1750 से पहले का जो टाइम है वो प्री इंडस्ट्रियल टाइम है। एट दैट टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड थी एटमॉस्फेयर में, इट वाज अराउंड 277 पार्ट्स पर मिलियन, और जून 2023 में ये इंक्रीज होकर 4 एंड 16 पार्ट्स पर मिलियन हो गया है। और प्री इंडस्ट्रियल टाइम से जून 2023 तक अगर देखें तो ये जो इंक्रीज है इट इज अराउंड 50% इंक्रीज इन कार्बन एमिशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने सोर्स मेंशन कर रखा है, ऑथेंटिक सोर्स है, ऑस्ट्रेलिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से मैंने इसको लिया। जो ह्यूमन एक्टिविटीज से कार्बन एमिशन हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो रहा है एटमॉस्फेयर में, इट इज around 60% or more than that than volcanic activities, means volcanic activities से कम कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन है, ह्यूमन एक्टिविटीज से ज्यादा है, और ये एनुअल एडिशन की बात हो रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो ग्रीन हाउस गैसेज है, मेजरली दे आर ट्रांसपेरेंट टू द सोलर रेडिएशंस एंड दे आर ओपेक फॉर टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव रेडिएशंस। तो ये पॉइंट यहाँ पर मैंने दे भी दिया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ट्रांसपेरेंट होता है सोलर रेडिएशंस के लिए। इसका मतलब है कि जो सोलर रेडिएशंस है दे कैन पास इजीली थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड, पर जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है दे कांट पास इजीली थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड। तो होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड
टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करेगा और बाद में उस एनर्जी को अर्थ सरफेस की तरफ रिलीज भी करेगा, और उसके थ्रू जो 50% हीट एब्जॉर्ब बाय द कार्बन डाइऑक्साइड है, अर्थ उस एनर्जी को रिसीव करता है। जो एनर्जी थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो एनर्जी वापस अर्थ की तरफ रिलीज होगा और अराउंड 50% ऑफ दैट एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द अर्थ। जो ओशंस हैं, अगर इनकी एब्जॉर्प्शन की बात करें तो दे एब्जॉर्ब अबाउट 25% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। इसका मतलब है जो ओशंस हैं ये एक सिंक का काम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये एटमॉस्फेयर से रिमूव कर रहे हैं, रिमूवल का काम कर रहे हैं। और ओशंस 50% ऑक्सीजन जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसका 50% ऑक्सीजन जो है ओशंस जनरेट करते हैं। 90% जो कार्बन एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, उसका 90% जो हीट जनरेट होती है वो हीट भी कहां पर कैप्चर होती है? ओशंस में कैप्चर होती है। तो ये जो डाटा मैंने उठाया है ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यहां से कोई ना कोई पॉइंट आपको एग्जाम में मिल सकता है, और ऑथेंटिक सोर्स से मैंने डाटा को उठाया, यूएन ऑर्गेनाइजेशन से मैंने इस डाटा को उठाया। अकॉर्डिंग टू डीएस लाल, ये एक राइटर हैं, इंडियन राइटर हैं, काफी ऑथेंटिक बुक इनकी मानी जाती है क्लाइमेटोलॉजी की। इन्होंने मेंशन किया कि जो ओशंस हैं और वेजिटेशन है, इनका जो एब्जॉर्प्शन है, कार्बन एमिशन की बात कर रहा हूँ, CO2 एमिशन की बात कर रहा हूँ, उसका अराउंड 50% जो है वेजिटेशन और जो ओशंस हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो ओशंस में एब्जॉर्प्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके कारण ओशंस में एसिडिफिकेशन हो रहा है, मींस ओशनिक वाटर एसिडिक होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो सही इंडिकेशन नहीं है, उसके कारण वाटर की प्रॉपर्टी चेंज होंगी और एक्वेटिक लाइफ पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर में ये अप टू 90 किलोमीटर ऑफ द हाइट ये प्रेजेंट मिलती है, और इतनी ही हाइट पर वाटर वेपर्स की भी प्रेजेंस होती है। इसके बाद वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंस है वो ना के बराबर है। तो आपको ये जो एल्टीट्यूड है ये याद रखना है कि कहां तक वाटर वेपर्स या कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस मिलेगी। नेक्स्ट जो गैस है ये है ओजोन। ओजोन एक फेंटली ब्लू गैस है कलर में, इसका मतलब ये कलरलेस नहीं है। और ये जो गैस है ये एक एक्टिव गैस होती है, वेरी एक्टिव गैस है रादर, और ये एटमॉस्फेयर में हर एल्टीट्यूड पर इसकी अवेलेबिलिटी है। पर एक लेयर की फॉर्म में अगर देखें तो लेयर की फॉर्म में 10 to 50 किलोमीटर की जो लेयर है वहां पर इसकी कंसंट्रेशन इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ज्यादा होती है, इसलिए बोला जाता है कि ओजोन लेयर 10 to 50 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर मिलेगी। लेकिन ओजोन लेयर में इसका जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन, इट इज फाउंड बिटवीन 15 to 35 किलोमीटर ऑफ द हाइट। और जो ओजोन गैस है ये हम लोग जानते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जब ओजोन लेयर पर आकर स्ट्राइक करते हैं तो ओजोन फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन जो है एक फास्ट रेट पर ओजोन का होता है, सोलर रेडिएशंस के कारण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कारण। और ये जो फॉर्मेशन रेट है ओजोन का ये ज्यादा वहां पर होगा जहां पर एनर्जी ज्यादा आएगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जहां पर ज्यादा आएंगी। और जिस एरिया में सोलर रेडिएशंस परपेंडिकुलर होंगी वहां पर यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन होगा, और ये ऐसा ट्रॉपिकल एरियाज में होता है। अगर आप लोगों ने मेरी इंसोलेशन वाली वीडियोस देखी हैं तो वहां पर मैंने बता भी रखा है कि कहां पर सोलर रेडिएशंस परपेंडिकुलर होती हैं या किस एरिया में सोलर रेडिएशंस ज्यादा होती हैं। तो ट्रॉपिकल एरियाज में सोलर रेडिएशंस ज्यादा होंगी तो वहां पर इसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, पर वहां से थ्रू एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और विंड मूवमेंट्स ये जो ओजोन है इट इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द पोलर एरियाज। अब मैंने ये आपको बताया था कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं दे गेट एब्जॉर्ब्ड इन द
ओजोन लेयर, तो इसका मतलब है ये अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वहां पर एब्जॉर्ब हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि ओजोन हमें एक प्रोटेक्शन दे रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये रेडिएशंस अर्थ सरफेस तक आ जाए तो ये लाइफ के लिए, जो भी यहाँ पर लिविंग बींग्स हैं, उनके सर्वाइवल के लिए हार्मफुल होती हैं, पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग के लिए काफी हार्मफुल होते हैं। तो ये हमें प्रोटेक्शन दे रही हैं, इसलिए इसके प्रोटेक्टिव नेचर के कारण हम ओजोन लेयर को या ओजोन गैस को अर्थ एम्ब्रेला भी बोलते हैं। ओजोन जो गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसका डिप्लीशन होता है कुछ गैसेस से। तो वो डिप्लीशन होता है जो भी हेलोजिनेटेड गैसेस हैं उनसे, या हेलोन्स जो होंगे या नाइट्रस ऑक्साइड्स जो भी होंगे उनसे ओजोन का डिप्लीशन होता है। डिप्लीशन का मतलब है जो ओजोन की कंसंट्रेशन है ये कम हो रही है या कम होती है। अगर हेलोजिनेटेड गैसेस या हेलोन्स या नाइट्रस ऑक्साइड्स जो ओजोन जहां पर प्रेजेंट है वहां अगर पहुंच जाएंगे तो वो ओजोन का डिफॉर्मेशन होगा या डिप्लीशन होगा। और हेलोजिनेटेड गैसेज होती हैं, ये वो गैसेज हैं जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन या ब्रोमीन, ये जो गैसेज हैं ये गैसेज हेलोजिनेटेड गैसेज होती हैं या हेलोजन्स की कैटेगरीज में इन एलिमेंट्स को रखा जाता है। तो अगर ये एलिमेंट या इनका एडिशन किसी भी अदर एलिमेंट के साथ अगर आपको मिलता है या किसी भी गैस में फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन इनका कॉम्बिनेशन मिलता है तो वो हेलोजिनेटेड गैसेज होते हैं। और ये हेलोजिनेटेड गैसेज ओजोन के डिप्लीशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। हेलोन्स क्या होते हैं? जब कार्बन के साथ फ्लोरीन या ब्रोमीन इनका एडिशन हो जाता है कार्बन के साथ तो उसको हेलोन बोलते हैं। तो हेलोन्स भी ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी डिप्लीशन करता है ओजोन का। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, जो CFC है इट इज मोस्ट डेंजरस फॉर ओजोन, मतलब ओजोन डिप्लीशन ज्यादा इंटेंसिव होगा CFC से। नेक्स्ट है वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स ये हाईली वेरिएबल गैस है एटमॉस्फेयर में। इसका कंट्रीब्यूशन 0 to 4% बाय वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में मिलेगा। जिन एरियाज में टेम्परेचर ज्यादा होगा और वाटर की अवेलेबिलिटी होगी वहां पर वाटर वेपर्स के अमाउंट एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगी, और जिन एरियाज में टेम्परेचर कम होगा वहां पर वाटर वेपर्स के अमाउंट कम होगी। तो वार्म ट्रॉपिकल जोन में वाटर वेपर्स 4% तक हो सकते हैं, और जो पोलर एरियाज हैं टेम्परेचर कम होने के कारण वहां पर वाटर वेपर्स के अमाउंट एटमॉस्फेयर में बहुत कम होती है। वाटर वेपर्स एक प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है, और वाटर वेपर्स का मोर देन 90% ये एटमॉस्फेयर में 5 किलोमीटर की हाइट तक ही मिलेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मेन सोर्स ऑफ द एडिशन ऑफ वाटर वेपर्स वो अर्थ है। जितना हम अर्थ सरफेस से दूर जाएंगे उतना ही वाटर वेपर्स के अमाउंट एटमॉस्फेयर में कम होती चली जाएगी, और बियॉन्ड 10 किलोमीटर ऑफ द एल्टीट्यूड वाटर वेपर्स बहुत कम बचेंगे। ओनली 1% वाटर वेपर्स आर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर 10 किलोमीटर ऑफ द एल्टीट्यूड। वाटर वेपर्स एक तरह से एडिशन ऑफ एनर्जी है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर वेपर्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर। कुछ वेदर रिलेटेड चेंजेस भी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के कारण ही होते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड चेंजेस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। जैसे ये जो वेदर रिलेटेड चेंजेस हैं, क्लाउड फॉर्मेशन, फॉग, फ्रोस्ट, डेवलपमेंट ऑफ स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स एटसेट्रा, ये सारे के सारे वाटर से ही इनका कनेक्शन होता है। वाटर से ही इनकी जो इंटेंसिटी है, इनकी जो डेवलपमेंट है वो अफेक्टेड होती है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि वेदर रिलेटेड चेंजेस भी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स पर लार्जली डिपेंड करते हैं। वाटर वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में है, अगर ये सारे के सारे कंडेंस कर जाए और
प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल हो जाए तो अर्थ सरफेस पर 2.5 सेंटीमीटर के थिकर लेयर वाटर की डेवलप हो जाएगी। इसका मतलब आप यहां पर देख सकते हैं कि बहुत लार्जर अमाउंट में वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और जो वाटर वेपर्स हैं इनकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये सोलर रेडिएशंस को भी और आउटगोइंग जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है उनको भी एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर वेपर्स की अमाउंट एटमॉस्फेयर में मैंने बताया ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ कम होती है या अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाटर वेपर्स की अमाउंट कम होगी, डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट है डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स ये एटमॉस्फेयर में एक्चुअली हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करते हैं और ये हाइग्रोस्कोपिक जो न्यूक्लियाई होते हैं इसके कारण ही कंडेंसेशन एटमॉस्फेयर में होते हैं। तो देखते हैं डस्ट पार्टिकल्स क्या है और इनके सोर्सेज क्या है। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ऑल सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर डस्ट पार्टिकल्स। और अगर ये डस्ट पार्टिकल्स वाटर के साथ, वाटर मींस लिक्विड ड्रॉपलेट्स, इनके साथ अगर ऐड हो जाते हैं तो उसको एरोसोल्स बोलते हैं। इसका मतलब है एरोसोल्स वाटर वेपर्स और जो सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में उनका कॉम्बिनेशन है। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इनके सोर्सेज की बात करें तो एक वाइड रेंज मिलेगी इनके सोर्सेज की। जैसे वोल्केनिक इरप्शन के साथ जो भी फाइनर रॉक पार्टिकल्स या जो भी ऐश ऐड होती है एटमॉस्फेयर में वो भी डस्ट है। जो रॉक्स हैं इनके डिसइंटीग्रेशन से जो भी फाइनर जो ग्रेन्स ऐड होंगे या पार्टिकल्स ऐड होंगे वो भी डस्ट है। या जो सॉइल है उसके फाइनर जो भी पार्टिकल्स होंगे। मिटियोराइटिक जो डस्ट है, जब मिटियोर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो उसकी बर्निंग हो जाती है और उसके बाद जो भी सॉलिड पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में ऐड होते हैं वो मिटियोराइटिक डस्ट होती है। सॉल्ट पार्टिकल्स जो ओशनिक एरियाज हैं या जो डेजर्टिक एरियाज हैं वहां से एटमॉस्फेयर में सॉल्ट्स ऐड होते रहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर लाइक बैक्टीरिया, सीड्स, पोलेंस जो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड स्टेट में होते हैं ये भी डस्ट पार्टिकल्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं या ये भी डस्ट पार्टिकल्स ही कंसीडर किए जाते हैं। स्मोक सूट, जो स्मोक में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो स्मोक सूट है और ये सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स के ही सोर्सेज कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इनकी कंसंट्रेशन की बात, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटमॉस्फेयर। इनका कंट्रीब्यूशन, इनका जो अमाउंट है वो डिक्रीज करता है। अगर मैं सी लेवल से अपवर्ड मूव करता हूं तो इनमें डिक्रीज होगा कॉन्टिन्यूसली। और इनके साइज की भी अगर बात करें तो साइज भी डिक्रीज करेगा कॉन्टिन्यूसली विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज एज वेल एज इन इंडस्ट्रियल रीजन्स। सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज में क्यों मैक्सिमम कंसंट्रेशन मिलती है डस्ट पार्टिकल्स की? क्योंकि देखिए सरफेस से मेन जो सोर्स है वो अर्थ सरफेस ही है डस्ट पार्टिकल्स के लिए। अगर सरफेस वेजिटेशन से कवर्ड है तो डस्ट पार्टिकल्स का एडिशन एटमॉस्फेयर में कम होगा। पर अगर आप जो ट्रॉपिकल जोन है या जो पोलर एरियाज है इनकी बात करें तो यहां से डस्ट पार्टिकल्स का एडिशन एटमॉस्फेयर में बहुत कम होगा या नहीं होगा। ट्रॉपिकल एरियाज में डेंसर वेजिटेशन है तो यहां से कम एडिशन होगा। पोलर एरियाज की बात करें तो जो ग्राउंड है इट इज मोस्टली कवर्ड अंडर स्नो, तो वहां से भी जो है डस्ट पार्टिकल्स का एडिशन पॉसिबल नहीं है। पर जो सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं जहां पर हॉट डेजर्ट्स हैं, ग्राउंड सैंड कवर्ड होता है, वहां से मैक्सिमम डस्ट पार्टिकल्स ऐड होते हैं। पर जो टेम्परेट एरियाज हैं वहां पर भी वेजिटेशन की ग्रोथ ज्यादा नहीं होती है, वहां पर भी कंपैरेटिवली ड्राइनेस होती है, तो उस एरिया से भी डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में ऐड होंगे। जहां पर सॉइल मॉइस्ट होगी ना वहां से डस्ट पार्टिकल्स का एडिशन कम होगा। अगर सॉइल ड्राई है तो डस्ट पार्टिकल्स का एडिशन ज्यादा होगा। और अर्थ सरफेस पर ये एरियाज है जहां पर सॉइल में ड्राइनेस कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, इसलिए मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो डस्ट पार्टिकल्स की मिलेगी वो इन एरियाज में मिलेगी। पर इंडस्ट्रीज भी कुछ स्मोक रिलीज करते हैं तो वहां पर भी डस्ट पार्टिकल्स
सफिशिएंटली मिलते हैं। डस्ट पार्टिकल्स मेनली जो सोल्ट पार्टिकल्स हैं, इफ दे एब्जॉर्ब वाटर और दे अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर वेपर्स रादर देन दे बिकम द हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये सोल्ट पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, वैसे तो डस्ट पार्टिकल्स पर, किसी भी डस्ट पार्टिकल पर कंडेंसेशन हो सकता है, लेकिन अमंग ऑल डस्ट पार्टिकल्स जो सोल्ट पार्टिकल्स है ना, दे एब्जॉर्ब द मॉइस्चर मोर फ्रीक्वेंटली देन अदर डस्ट पार्टिकल्स। तो इसलिए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई में मेनली सोल्ट ही होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो भी वाटर वेपर्स हैं, जैसे ये वाटर वेपर्स हैं, इन वाटर वेपर्स की जब भी कंडेंसेशन होना स्टार्ट होगी तो ये जो वाटर वेपर्स हैं दे विल बी प्रोवाइडेड ए प्लेटफॉर्म बाय द सोल्ट पार्टिकल्स। तो उसके कारण क्या होगा, ये सोल्ट पार्टिकल्स के अराउंड एक्यूमुलेट हो जाएंगे और एक लार्जर वाटर ड्रॉप ग्रेजुअली डेवलप होती चली जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है दे आर डस्ट पार्टिकल्स और मेनली सोल्ट पार्टिकल्स। अब सोल्ट पार्टिकल्स का जो मेन सोर्स है वो ओशियंस है। इसका मतलब सोल्ट्स को अगर हम डस्ट पार्टिकल्स बोल रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ओशियंस है उनके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स की प्रेजेंस होती है। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग और डिफ्यूजन का भी काम करते हैं। डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करते हैं, रिफ्लेक्ट भी करते हैं, स्कैटर भी करते हैं और डिफ्यूज भी करते हैं। ये रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्यूजन क्या होता है, इनके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ये जो वीडियोज हैं आपको रेगुलरली प्रोवाइड कराऊंगा, इसमें कंटेंट भी ऑथेंटिक होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।